Hello everyone. Today we are going to start our next topic, that is production of chronicles. And this topic is on page number 226 and 227 in your NCERT Part 2 book. In our previous lecture we had discussed about Mughal and their empire, जिसमें हमने मुग़ल हायरार्की के बारे में पढ़ा, उनकी ओरिजिनेशन के बारे में पढ़ा कि जो मुग़ल्स थे वो कौन थे, उनका जो नाम था वो कैसे पढ़ा गया था। यानी जो मुग़ल्स थे वो टर्किश डायनेस्टी से बिलोंग करते थे एंड उनका जो नाम था मुग़ल्स, वो उन्हें यूरोपियंस ने दिया था, क्योंकि उस टाइम पे जो यूरोपियंस थे वो उन लोगों को मुग़ल कहा करते थे जो उस टाइम पे इंडियन रूलर हुआ करते थे। सो मुग़ल का नाम सुनते ही हमें एक बहुत बड़े एम्पायर के बारे में याद आ जाती है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एम्पायर के बारे में याद आ जाती है, और कुछ ऐसे रूलर जो इनको हम मतलब कभी भूल ही नहीं पाते, जैसे अकबर हो गए, हुमायूं हो गए एंड औरंगजेब हो गए, बाबर हो गए। तो ये सब क्या थे? मुग़ल एम्परर्स थे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेकंड टॉपिक, द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स। जैसे हमने पहले भी बात की कि जो मुग़ल्स थे वो राइटिंग वर्क किया करते थे, यानी उनके जो कोर्ट में फंक्शंस हुआ करते थे, जो वर्किंग हुआ करती थी, उनका जो लाइफस्टाइल था, उनकी जो फैमिली स्टेटस था, उनका जो वॉर सिस्टम था, वो सारे के सारे के बारे में एक मतलब राइटिंग की गई थी, जिसे हम क्रॉनिकल्स कहते हैं। तो आज हम इन्हीं क्रॉनिकल्स के बारे में पढ़ने जाएंगे। तो क्रॉनिकल्स जो थे वो मुग़ल एम्परर के द्वारा लिखे गए थे। किसके द्वारा? बाय मुग़ल एम्परर्स। तो जो क्रॉनिकल्स हैं उससे मेनली हमें किसके क्या चीज़ पता चलती है मुग़ल के बारे में? एक तो उनके एम्पायर के बारे में और सेकेंड उनके कोर्ट के बारे में। यानी ये जो दो चीज़ें हैं ये हमें इन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल से पता चलता है। एक तो मुग़ल एम्पायर के टाइम में वो एम्पायर कैसे हुआ करता था और उनके कोर्ट में क्या क्या हुआ करता था, कैसे फंक्शनिंग थी उनकी, उसके सारे बारे में या डिटेल में हमें कहाँ से पता चलता है? क्रॉनिकल से पता चलता है। और साथ ही साथ ये जो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स है, यानी ये क्रॉनिकल्स है, ये एनलाइटमेंट भी देता है, यानी ऐसी बातों पे प्रकाश भी डालता है, ऐसे किंगडम जो किंगडम इनके अम्ब्रेला के अंडर आते हैं, यानी जो मुग़ल एम्परर के एम्पायर के अंडर किंगडम्स आते हैं, उन्हें उनके बारे में भी डिटेल डिस्कशन की गई है क्रॉनिकल्स के अंडर। तो ये सारी बातें हमें कहाँ से पता चलती है? क्रॉनिकल से पता चलती है। क्या क्या पता चलता है? जो क्रॉनिकल्स है वो उनके एम्पायर के बारे में बताता है, उनके कोर्ट के बारे में बताता है और उनके अम्ब्रेला के बारे में बताता है, यानी ऐसे किंगडम जो उनके अंडर आते थे उनके बारे में भी डिटेल में हमें कहाँ से पता चल सकता है? क्रॉनिकल से पता चलता है। और क्रॉनिकल्स जो मुग़ल एम्परर्स के द्वारा लिखी गई थी। और साथ ही साथ हमें क्रॉनिकल से एक बात और भी पता चलती है। वो बात क्या थी? दैट इज़ रेजिस्टेंस वाज डिस्टाइम्ड टू फेल। Resistance was destined to fail. दैट मीन्स कि अगर कोई मुग़ल एम्परर को रोकने की कोशिश करता था या मुग़ल के वर्किंग को रोकने की कोशिश करता था तो उसे क्या होना पड़ता था? फेल। यानी उसकी किस्मत में क्या लिख दिया जाता था? फेलियर। उसे कैसे उसे हरा दिया जाता था, उसे ख़त्म कर दिया जाता था। तो ये मैसेज भी हमें क्रॉनिकल से पता चला कि जो मुग़ल एम्परर थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एम्परर थे। अगर उनकी वर्किंग को कोई रोकता था तो वो उन्हें क्या कर देते थे? ख़त्म कर देते थे, फेल कर देते थे। तो जैसे हमें पता ही है कि जो मुग़ल कोर्ट क्रॉनिकल्स हैं उन्हें पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया। तो मैं यहाँ स्टार लगा के हम अपने टॉपिक को डिफ़ाइन कर लेंगे ताकि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इजी हो जाए हमारे लिए लर्न करना। तो मुग़ल कोर्ट क्रॉनिकल्स कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए? पर्शियन लैंग्वेज में लिखे गए। लेकिन जो दिल्ली सल्तनत के अंडर कोर्ट आते थे तो उन्हें कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया, यानी वो उनकी बातें कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई? दैट इज़ नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस।
तो ऐसी जो दिल्ली सल्तनत की कोर्ट के बारे में और उनके लिटरेरी वर्क्स को कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया? नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज। तो नॉर्दर्न इंडियन लैंग्वेज उस टाइम कौन सी लैंग्वेज हुआ करती थी? दैट इज़ हिंदवी, दैट इज़ हिंदवी। तो इसे हिंदवी लैंग्वेज में लिखा गया था। और साथ ही साथ जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज भी हुआ करती थी, तो वहाँ उस टाइम पे जो रीजनल लैंग्वेज हुआ करती थी उसमें भी ये लिटरेरी वर्क और कोर्ट के बारे में लिखा गया था, जो दिल्ली सल्तनत के अंडर आया करते थे। लेकिन जो मुगल्स थे ना, जैसे वो ओरिजिनेट थे टर्किश थे, यानी टर्क्स थे वो, और उनका जो ओरिजिनेशन था दैट इज़, यानी उनकी जो डायनेस्टी थी दैट इज़ चंगताई टर्क्स। क्या था? चंगताई टर्क्स। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसे हाईलाइट कर लें। ये क्या था? मुगल्स ओरिजिनेशन था। और उनकी जो मदर टंग थी दैट इज़ टर्किश। मदर टंग वाज टर्किश, वो टर्किश लैंग्वेज को बोला करते थे। तो इनके जो फर्स्ट एम्परर थे दैट इज़ बाबर। बाबर की जो पोइट्री लिखी गई और उनसे रिलेटेड जो बुक्स लिखी गई, जिसे हम मेमोइर्स कहेंगे, वो इनकी ही लैंग्वेज में लिखी गई, दैट इज़ टर्किश लैंग्वेज। तो आज का जो टॉपिक रहेगा मेनली एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहेगा, सारा लर्निंग पार्ट ही है। अंडरस्टैंडिंग तो बहुत इजी रहेगी इसकी, मेनली आपने इसकी लर्निंग पॉइंट पे फोकस करना है। काफ़ी सारे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जो अकबर थे ना, उन्होंने क्या किया था? पर्शियन लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया था। तो अगर पूछा जाए कि मुग़ल एम्पायर में पर्शियन लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करने वाले रूलर का क्या नाम था, तो दैट शुड बी अकबर। तो इंट्रोड्यूस्ड पर्शियन लैंग्वेज। क्यों? क्या रीज़न था कि जो अकबर थे उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज को प्रमोट किया? क्योंकि जब अकबर का टाइम पीरियड चल रहा था ना, तो इनके जो रिलेटिव्स हम कह सकते हैं, इनके जो लिंकर्स थे, इनका जो उठना बैठना था, वो ऐसे लोगों के साथ था जो ईरानियन थे, यानी ईरान के लोग थे एंड सेंट्रल एशिया के लोग थे। तो ये जो लोग थे ना, ये मेनली पर्शियन लैंग्वेज को यूज़ करते थे स्पीकिंग में और राइटिंग वर्क में। तो इस तरह से जो अकबर थे वो पर्शियन लैंग्वेज से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुए और उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज को प्रमोट करने की ठानी। तो इस तरह से अकबर का ही कंट्रीब्यूशन जाएगा मुग़ल एम्पायर में पर्शियन लैंग्वेज को प्रमोट करने का। तो पर्शियन लैंग्वेज को प्रमोट किया अकबर ने। तो जो किंग था, यानी जो अकबर थे और उनके बाद जो हुए किंग्स, उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज को बोलना स्टार्ट किया। यानी हम अल्टीमेटली हम ये कहेंगे कि पर्शियन लैंग्वेज को यूज़ किया जाता था किंग के द्वारा, रॉयल हाउस होल्ड के द्वारा, और इलाइट्स के द्वारा। यानी जो कोर्ट में इलाइट हुआ करते थे, हाई पोस्ट के लोग हुआ करते थे, ये लोग क्या किया करते थे? पर्शियन लैंग्वेज को यूज़ किया करते थे। या हम ये कहेंगे कि उस टाइम पे जो कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो भी क्या थी? पर्शियन लैंग्वेज थी। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो रहा था वो भी कौन सी लैंग्वेज में हो रहा था? पर्शियन लैंग्वेज में हो रहा था। तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करेंगे तो जो क्लर्क्स हो गए, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए या अकाउंटेंट्स हो गए और अदर फंक्शनरीज हो गए, जो ऐसे फंक्शंस एडमिनिस्ट्रेशन वर्क परफॉर्म कर रहे थे, तो वो कौन सी लैंग्वेज को यूज़ कर रहे थे? पर्शियन लैंग्वेज को यूज़ कर रहे थे। लेकिन जो वहाँ की हम कहेंगे प्रजा थी, पब्लिक थी, यानी जो ऑर्डिनरी पीपल थे, जिसे हम पब्लिक कहेंगे या ऑर्डिनरी पीपल कहेंगे, वो लोग पर्शियन लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर पाते थे, क्योंकि पर्शियन लैंग्वेज थोड़ी टफ थी उनके लिए, तो वो पर्शियन लैंग्वेज को यूज़ नहीं करते थे। लेकिन उन्होंने पर्शियन इडियम्स यानी पर्शियन मुहावरे और कुछ वर्ड्स, कुछ वोकैबुलरी जो थी, उन्होंने सीख ली पर्शियन लैंग्वेज की बोलनी। हमें ये बात कहाँ से पता चली? जो हमने राजस्थानी
मराठी और तमिल टेक्स्ट मिले थे, उनमें हमें क्या मिले थे, कुछ पर्शियन ईडियम्स मिले थे। तो वहाँ से हमें पता चला कि जो लोग थे वो पर्शियन ईडियम्स को यूज़ करने लग गए थे ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मुगल एम्पायर। तो 16th और 17th सेंचुरी में वहाँ पे पर्शियन लैंग्वेज बोली गई और कुछ रीजनल लैंग्वेज बोली गई और कुछ अदर इंडियन लैंग्वेजेस भी वहाँ पर यूज़ की गई थी। लेकिन फिर क्या हुआ था, फिर एक न्यू लैंग्वेज अराइज हुई थी, दैट इज़ उर्दू। और ये जो उर्दू लैंग्वेज है ये कैसे बनी थी, ये लैंग्वेज बनी थी पर्शियन एंड हिंदावी लैंग्वेज को मिक्स करके। तो उर्दू जो है वो पर्शियन और हिंदावी लैंग्वेज का मिक्सचर है। तो अब वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज आ गई थी, उर्दू लैंग्वेज आ गई। तो यहाँ पे हमें पता चला कि पहले टर्किश बोली जाती थी और कुछ रीजनल लैंग्वेज वहाँ बोली जा रही थी। फिर वहाँ पे पर्शियन लैंग्वेज को प्रमोट किया गया था अकबर के द्वारा, और रीजनल लैंग्वेज और कुछ अदर इंडियन लैंग्वेज वहाँ यूज़ हो रही थी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्क था वो सारा का सारा पर्शियन लैंग्वेज में हो रहा था। रीज़न हम जान चुके हैं कि वहाँ पर्शियन लैंग्वेज क्यों प्रमोट की गई थी, क्योंकि अकबर के जो कह सकते हैं ट्रेडिंग रिलेशंस थे या वैसे दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो रिलेशंस थे वो पर्शियन लैंग्वेज बोलते थे। जैसे हमने सेंट्रल एशिया या ईरानियन पीपल की बात की तो वो पर्शियन लैंग्वेज को बोलते थे, जिससे अकबर जो थे पर्शियन लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस हो गए थे। अब हम बात करेंगे कि जो ये क्रॉनिकल्स आए हैं वो कौन कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। तो अगर हम बात करें अकबरनामा की, तो अकबरनामा जो है वो लिखा गया था पर्शियन लैंग्वेज में। और जो बाबर मेमोइर्स था, यानी बाबर के बारे में जिससे हमें पता चला, बाबर के लिए जो बुक लिखी गई वो उनकी लैंग्वेज में लिखी गई थी, जो कि क्या थी, टर्किश। और फिर उसे ट्रांसलेट किया गया, क्या किया गया, ट्रांसलेट किया गया इनटू पर्शियन लैंग्वेज में, और जिसका नाम रखा गया बाबरनामा। तो जो संस्कृत टेक्स्ट थे जैसे रामायण और महाभारत, जिनको संस्कृत में लिखा गया था, उसे भी क्या किया गया था, ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन लैंग्वेज में। और हमारी बुक से हमें ये पता चला, और ये जो ट्रांसलेशन वर्क था ये किया था मुग़ल एम्परर्स के द्वारा किया गया था, और ये पर्शियन लैंग्वेज में करवाया गया था। और जो महाभारत था उसको ट्रांसलेट करके जो उस बुक को नाम दिया गया, दैट इज़ रज़मनामा। रज़मनामा मीन्स बुक ऑफ वॉर्स। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत से क्वेश्चंस हमारे यहाँ से बन जाते हैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, और काफ़ी इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि जो अकबरनामा था वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया था, और जो बाबर मेमोइर था वो पहले टर्किश में लिखा गया था, फिर उसको ट्रांसलेट करवा दिया गया पर्शियन लैंग्वेज में और उसे बाबरनामा दे दिया गया। और जो रामायण और महाभारत थे, जो संस्कृत टेक्स्ट थे जो संस्कृत में लिखे गए थे, उसे भी ट्रांसलेट करवाया गया मुग़ल एम्परर्स के द्वारा। और जो महाभारत था उसे जब पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराया गया तो उसका नाम रखा गया रज़मनामा, और जिसे बुक ऑफ वॉर्स भी कहा जाता है। तो आज का बहुत ही इजी टॉपिक है, बस लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये टॉपिक को सीरियसली करना है, क्योंकि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं हमारे इसमें से। आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा। आफ्टर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो. Otherwise, don't forget to do your work timely and don't forget to pray for everyone. See you in next video with new topic. Till then, take care. Thank you.